चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्नोट साइकिल इज हैविंग एन इफिशिएंसी ऑफ 0.75। कार्नोट साइकिल इफिशिएंसी है भाई। कार्नोट साइकिल की जब बात करते हैं तो रिवर्सिबल साइकिल, कार्नोट साइकिल आइडियल साइकिल हमारे लिए, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रिवर्सिबल साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल है इसका मतलब समझ गए। इफ द टेम्परेचर ऑफ द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, बाई साइकिल ये कार्नोट साइकिल है, ठीक है, कार्नोट साइकिल बाई टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, कितना है 727 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 1000 केल्विन। यहाँ से इसको हीट दिया गया, भाई लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर भी होगा एक जिसको नहीं दे रखा, और वर्कआउट भी होगा, ठीक है। तो उसने पूछा टेम्परेचर होता है लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर। अब देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे भाई, मैंने कहा रिवर्सिबल साइकिल है तो रिवर्सिबल साइकिल के केस में हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, अगर मैं इसको Q1 लूँ इसको Q2 लूँ तो Q2 ओवर Q1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस टी लोअर, टी लोअर मतलब ये वाला, और टी हायर। तो टी लो, अब इफिशिएंसी 0.75 हमको दे रखी है, टी लोअर हमको निकालना है, टी हायर 1000 केल्विन। तो क्या होगा टी लोअर डिवाइड बाई 1000, 1 माइनस 0.75 0.25, तो टी लोअर कितना आ गया 250 केल्विन। क्वेश्चन आसान है पर आपको पता होना चाहिए। देखो कितना टाइम लगा है, 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, बेसिक आपको पता, ठीक है। क्वेश्चन आप बढ़िया बढ़िया करेंगे तो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन कराए, पर पता होना चाहिए ना, छोटे मोटे क्वेश्चन भी गलती कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। गेट 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे कि एक सोलर कलेक्टर है, ठीक है, एक सोलर कलेक्टर रिसीविंग सोलर रेडिएशन, ए सोलर कलेक्टर रिसीविंग सोलर रेडिएशन एट द रेट ऑफ 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सोलर रेडिएशन आपको सबको पता है, सन का रेडिएशन है भाई, सन हमको रेडिएशन देता है सोलर। तो वो अब सोलर हर जगह सोलर पावर का यूज हो रहा है, सोलर एनर्जी हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन कम होगा उतना अच्छा हमारे लिए बेटर होगा। तो सोलर पावर का यूज़ कर रहे हैं। तो आपने जब काफ़ी जो इंडस्ट्री में या अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देख लो, अगर रोड पे आपकी देखो सोलर लाइट लगी रहती है, ठीक है, तो काफ़ी यूज हो रहा है। तो सोलर लाइट क्या करती है, सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्व कर, सोलर जो उसमें सोलर पैनल होता है वो जो सोलर लाइट होती है सन की, वो उसको अब्जॉर्व करता है और उसके थ्रू वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, वो किसी भी फॉर्म में कर सकता है, ठीक है। अब हमको जिस फॉर्म में यूज करना है, अब यहाँ पर वो एक चीज़ दे रखी है कि सोलर कलेक्टर रिसीविंग सोलर रेडिएशन एट द रेट ऑफ 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये हमारा सन है, ये हमारा सन हो गया भाई। यहाँ से हमारी आई सोलर रेडिएशन, किस रेट से आई, कितना हीट फ्लक्स रेट है 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस रेट से आई और इसने यहाँ पर सोलर कलेक्टर मैंने ले लिया, इसने सोलर कलेक्टर ने ये जो रेडिएशन आई इसने रिसीव किया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म इट टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड एट एन ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ 50%। तो जो ये सोलर रेडिएशन आई ना, इस सोलर कलेक्टर ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया, किस में ट्रांसफॉर्म किया, इंटरनल एनर्जी, किसकी इंटरनल एनर्जी, फ्लूइड की इंटरनल एनर्जी, ठीक है, मान लिया Q1। इसने क्या हुआ, एट एन ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ 50%,
लिखा है ना कि ट्रांसफॉर्म इट टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड एट एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 50%। कि जो ये 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर सोलर रेडिएशन इस सोलर कलेक्टर पर रिसीव हुई ना, उसने अब भाई वो किसी यूज में तो आएगी, किस यूज में आई, उसने जो फ्लूइड है उसको हीट ट्रांसफर किया और उसकी इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज होगी। तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, इसका मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो इंटरनल एनर्जी को क्या ना ट्रांसफॉर्म इनटू द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड। तो कितना ट्रांसफॉर्म किया ओवरऑल इफिशिएंसी दे रखा है, एट एन ओवरऑल इफिशिएंसी, मतलब कि इफिशिएंसी कितनी इफिशिएंसी से उसने इसको इंटरनल एनर्जी को जो ये हीट है उतनी इफिशिएंसी से इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। कितनी हीट आई, ये आई 0.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। समझ गए भाई, 50% इफिशिएंसी है, 50% इफिशिएंसी। तो 50% इफिशिएंसी से इस फ्लूइड ने हीट को एब्जॉर्ब किया, लिखा है ना, ट्रांसफॉर्म्स इट टू द इंटरनल एनर्जी, इसको ट्रांसफर किया टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड एट एन ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ 50%। ठीक है, तो 0.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर फ्लूइड सिस्टम का ओवरऑल एफिशिएंसी हो गया। अब इस फ्लूइड की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई तो क्या फ्लूइड हीटेड टू ए 350 केल्विन, फ्लूइड जो हुआ 350 केल्विन तक हीट हुआ, 350 केल्विन 350 केल्विन तक हीट हुआ। ठीक है, इतना हीट जो है इसको मिला इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। ठीक है, फ्लूइड सिस्टम की इतना यूज हुआ, यूजेबल इसकी इफिशिएंसी क्यों है। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ से इसने एक हीट इंजन को लिखा है ना, विच फ्लूइड हीटेड टू ए 350 केल्विन इज यूज्ड टू रन ए हीट इंजन। और जो ये 350 केल्विन तक रेज हुआ फ्लूइड का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने से जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और 350 केल्विन तक मेंटेन रहा, 350 केल्विन, तो उसका क्या हुआ कि अब 350 केल्विन, तो ये जो Q1 है ये यहाँ आएगा 0.3। भाई ये तो इसी से रिसीव कर रहा है ना, इतना ही रिसीव कर रहा है ना ये 0.3 इंटरनल एनर्जी, और ये इतना ही रिजेक्ट करेगा 0.3 क्योंकि उसकी इफिशिएंसी इतनी है। समझ गए, तो 0.3 कि इतना से ये हीट इंजन रन कर रहा है। अब हीट इंजन रन कर रहा है और तो जो हीट इंजन रन कर रहा वो भी भाई रिजेक्ट करेगा हीट। वो क्या करेगा, हीट रिजेक्ट करेगा। कितने केल्विन, 313 केल्विन। और उस हीट इंजन ने कितना डिलीवर किया पावर, 2.5 किलोवाट पावर डिलीवर किया। अब वो कह रहा है कि मिनिमम एरिया ऑफ द सोलर कलेक्टर रिक्वायर्ड है। कितना मिनिमम एरिया सोलर कलेक्टर का रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम। अब देखो मिनिमम एरिया उसने कह दिया, मिनिमम एरिया कितना, मिनिमम एरिया मुझे चाहिए। अगर देखो इस हीट इंजन की इफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी इस हीट इंजन की इफिशिएंसी ज़्यादा होगी, मान लिया W, ये तो वर्क आउटपुट होता है, W डिवाइडेड बाई Q1, यही तो होता है इफिशिएंसी। थर्मल इफिशिएंसी की बात करें तो कि जितना वर्क आउटपुट और हीट इनपुट कहाँ से आया, इस सोलर कलेक्टर से आया। आया नहीं आया सोलर कलेक्टर से भाई। देखो इस फ्लूइड सिस्टम की इफिशिएंसी 50%। ठीक है, फ्लूइड सिस्टम की जो इफिशिएंसी है कितनी है,
50%, क्योंकि जब ये सोलर कलेक्टर से जब हीट आई, सोलर कलेक्टर ने 0.6 किलोवाट पर मीटर के हिसाब से हीट को कलेक्ट किया, सोलर रेडिएशन को कलेक्ट किया, पर जो फ्लूइड सिस्टम है उसको 0.6 तो नहीं मिला, उसको मिला कितना 0.3। कितना मिला 0.3, क्योंकि उस फ्लूइड सिस्टम की जो इफिशिएंसी है वो 50% है ओवरऑल इफिशिएंसी। समझ गए 0.3। और उसने क्या करा, टेम्परेचर रेज हुआ, इंटरनल एनर्जी भाई इंक्रीज होगी फ्लूइड की, 350 केल्विन तक रेज हुआ। 350 केल्विन रेज कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। अब फिर वही, अब यही जो हीट है ये यहाँ ट्रांसफ़र होगी, जो 350 केल्विन रेज करने में इंटरनल एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र होगी, और वो कर रहा है हीट इंजन को रन। अब देखो इफिशिएंसी क्या होता है, W/Q, आउटपुट और इनपुट। इनपुट क्या है ये, अब जितना ज़्यादा हीट का इफिशिएंसी होगा, जितनी इफिशिएंसी ज़्यादा होगी उतना Q1 कम होगा। अगर मतलब मैं हीट इनपुट कम करूं, जितना कम करूंगा उतना इफिशिएंसी मेरे को ज़्यादा मिलेगा। जितना हीट इनपुट मैं कम करूंगा और वर्क आउटपुट मेरा सेम है, कांस्टेंट है, वर्क आउटपुट मेरा 2.5 किलोवाट कांस्टेंट है, पर मैं अगर हीट इनपुट कम करूंगा जितना, उतना ज़्यादा मेरे को इफिशिएंसी मिलेगा। समझ गए। तो Q1 कम करने का मतलब क्या है, 0.3A एरिया। ए का मतलब एरिया, एरिया किसका, कलेक्टर प्लेट का। एरिया क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, इसका एरिया, क्योंकि किलोवाट पर मीटर स्क्वायर में है ना, तो 0.6A 0.3A, तो Q1 कितना है 0.3A। तो जितना मैं Q1 कम रखूंगा, वर्क आउटपुट तो कांस्टेंट है, जितना Q1 कम होगा उतना मेरा इफिशिएंसी ज़्यादा होगा। और इफिशिएंसी मैक्सिमम तक हमको कम मिल सकता है जब हीट इंजन हमारा रिवर्सिबल हीट इंजन हो। कौन सा, किस टाइप का रिवर्सिबल हीट इंजन हो, रिवर्सिबल हीट इंजन। रिवर्सिबल हीट इंजन होगा तभी तो हमको ज़्यादा मिलेगा। अब इफिशिएंसी हमको ज़्यादा मिली तो हमको क्या है, Q1 कम करना है। Q1 कम करने के लिए मिनिमम एरिया, तो उसने यही कहा है कि द मिनिमम एरिया, मिनिमम एरिया मतलब मिनिमम एरिया कब मिलेगा हमको, जब आप इफिशिएंसी ज़्यादा रखोगे। इफिशिएंसी ज़्यादा कब होगी, जब रिवर्सिबल हीट इंजन होगा। तो यहाँ से ये फंडा यूज हुआ कि इसका मतलब हीट इंजन हमारा रिवर्सिबल हीट इंजन होना चाहिए मिनिमम एरिया सोलर कलेक्टर का होने के लिए। अब देखो W1 Q1, एक तो एफिशिएंसी ये होती है, और फॉर ए रिवर्सिबल हीट इंजन क्या होता है एफिशिएंसी, 1 माइनस T लोअर डिवाइडेड बाय T हायर। समझ गए। तो ये एफिशिएंसी और ये एफिशिएंसी तो सेम है। सेम कैसे, ये दूसरे फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले से, पर है एक ही बात है। दोनों से एक ही चीज आएगी, क्योंकि रिवर्स इफिशिएंसी W/Q1 और रिवर्सिबल हीट इंजन है, तो ये हो गया एक फॉर्मूला। अगर रिवर्सिबल ना होता तो ये होता केवल, तो रिवर्सिबल भी है, ये है, दोनों है। तो W/Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T लोअर डिवाइड बाई T हायर। अब W हमको पता है 2.5 किलोवाट, Q1 हमको पता है 0.3A, T लोअर कितना है 313 और T हायर कितना है 350। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मिनिमम एरिया आ जाएगा। कितना आएगा देखो, 313 डिवाइड 350, कितना आया 78.82 मीटर स्क्वायर। इतना मिनिमम एरिया हमको रिक्वायर होगा, ठीक है, कलेक्टर का। वो कब होगा, जब हमारा हीट इंजन रिवर्सिबल होगा। ठीक है, कुछ चीज़ समझ में आए कमेंट करो। अब समझ गए, बताना यार मुझे, कमेंट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, हेलो गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट।
गेट 2007 का क्वेश्चन है, 2007, ठीक है। कहेगा कि हीट ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफर्स ए पार्ट ऑफ द हीट। क्वेश्चन की ये इस क्वेश्चन की भाषा लैंग्वेज देख रहे हैं क्या कह रही है, मतलब लैंग्वेज में सब कुछ छुपा हुआ है। कह रहा है कि एक हीट ट्रांसफॉर्मर है, इज ए डिवाइस है दैट ट्रांसफर ए पार्ट ऑफ द हीट सप्लाइड टू इट एट एन इंटरमीडिएट टेम्परेचर, सप्लाइड टू इट एट एन इंटरमीडिएट टेम्परेचर टू ए हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ये कोई एक ये कोई एक डिवाइस है, कोई भी एक डिवाइस है, ठीक है। जैसे हमारा हीट पंप होता है, हीट पंप साइकिल हो गई, हीट इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ऐसे ही एक कोई डिवाइस है, कुछ भी मान लो, जिसका काम है कि वो हमने यहाँ पर देखो लिखा सप्लाइड टू एन पार्ट ऑफ द हीट। उसने इसका काम क्या है कि इसका काम है कि जो इसको हम सप्लाई देंगे हीट, वो ट्रांसफ़र करेगा, और वो कहीं भी करे ट्रांसफ़र, जहाँ हम कहेंगे। इसको हमने सप्लाई दी और इसने ट्रांसफ़र करा। लिखा है कि एक हीट ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफर्स ए पार्ट ऑफ द हीट सप्लाइड टू इट एट एन इंटरमीडिएट टेम्परेचर। मतलब कि किसी टेम्परेचर पे हमने इसको कुछ सप्लाई किया और इसने पास किया आगे टू ए, अब इसने कहाँ पास किया, टू ए हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में इसने पास किया, वाइल रिजेक्टिंग द रिमेनिंग पार्ट टू ए लो टेम्परेचर हीट सिंक। मतलब कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में हमने इससे कहा, इसने पास किया, पर इसने कुछ लो टेम्परेचर मतलब कुछ रिजेक्ट भी किया। भाई वो पॉसिबल ही, वो होता ही है, रिजेक्ट जरूर करेगा भाई। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो नहीं होगा ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्या केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या है, देयर इज कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं बनी जो केवल और वो वर्क प्रोड्यूस कर सके विद ओनली विद ए सिंगल रिजर्वायर। मतलब सिंगल रिजर्वायर के केवल सिंगल रिजर्वायर से ही वो वर्क प्रोड्यूस कर सके, ऐसी कोई डिवाइस नहीं है। दो रिजर्वायर तो होनी चाहिए, दो रिजर्वायर तो होंगे ही। मतलब एक पहला रिजर्वायर जो उसको सप्लाई करेगा और एक रिजेक्ट करेगा, तभी वर्क प्रोड्यूस होगा। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ऐसी तो है। फॉर ए साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, केवल फॉर ए साइकिल। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसने कुछ ट्रांसफ़र किया, कुछ रिजेक्ट हुआ, ठीक है। इसको हमने कुछ सप्लाई किया हीट। इन सच ए ट्रांसफॉर्मर 100 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड एट 350 केल्विन। तो कितना सप्लाई किया हमने इसको, 100 किलो जूल। वो इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या था, 350 केल्विन, 350 केल्विन लिखा है ना। सप्लाइड टू इट एन इंटरमीडिएट टेम्परेचर 350 केल्विन। और वो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, अब ये कह रहा है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इन किलो जूल दैट कैन बी ट्रांसफर टू 400 केल्विन। वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर क्या है, 400 केल्विन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। और जो इसने रिजेक्ट किया कुछ हीट, वो क्या है, सिंक, वो कितने टेम्परेचर पर है, वो 300 केल्विन पे। तो ये कह रहा है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इन किलो जूल दैट कैन बी ट्रांसफर टू 400 केल्विन व्हेन द रेस्ट इज रिजेक्टेड टू 300 केल्विन। समझ गए। कोई डिवाइस है, इसका क्या काम है कि इसने जो हमने यहाँ पर इसको हीट दिया ना, वो सप्लाई करना। तो इसने सप्लाई किया कुछ, और ये हम चाहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करे, ठीक है, ये डिवाइस। तो इसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया और कुछ रिजेक्शन भी हुआ इस डिवाइस से, जो सिंक में गया 300 केल्विन पर, मतलब इन्वायरमेंट में, और 400 केल्विन पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट गया। तो उसने पूछा कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इन किलो जूल दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, ये डिवाइस कर सकता है, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू 400 केल्विन। हम तो वो निकालना कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई कर सकते हैं। अब तो भाई उसने कहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट मुझको सप्लाई करना है। तो अगर आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना है
तो आपको ये कहना पड़ेगा कि ये डिवाइस आपका रिवर्सिबल लेना पड़ेगा। कोई भी रिवर्सिबल डिवाइस होगा मतलब पूरा प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। रिवर्सिबल डिवाइस समझ गए, रिवर्सिबल डिवाइस होगा। अब आपको पता है कि रिवर्सिबल साइकिल के केस में हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई मिलेगा हमको, ठीक है। अब भाई हमको यहाँ पर निकालना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इसने सप्लाई किया। मान लिया हमने Q किया तो रेस्ट मतलब 100 माइनस Q यहाँ किया, ठीक है, क्योंकि हमने 100 किलो जूल दिया तो मैक्सिमम यहाँ गया और बाकी बचा हुआ सिंक में गया, ठीक है। तो मैं अगर कहूँ फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस कंप्लीट, ये मेरा पूरा सिस्टम है, ठीक है, पूरा सिस्टम, इसको मैं कह लेता हूँ कि फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई ओनली पॉसिबल इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल। अब एंट्रोपी चेंज, सबसे पहले मैं एंट्रोपी चेंज निकालूंगा, इसका कितना एंट्रोपी चेंज हुआ इसमें, ये जो डिवाइस है इसका कितना एंट्रोपी चेंज हुआ, निकालो कितना हुआ, कितना होगा। मैंने रिवर्सिबल कहा तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस तो कितना होगा माइनस, यहाँ भी रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिजेक्शन हो रहा है, ये सिस्टम है मेरा, इस सिस्टम से रिजेक्शन हो रहा है मतलब हीट बाहर जा रही है तो माइनस क्या Q प्लस 100, यहाँ से Q गया, यहाँ से कितना गया 100 माइनस Q डिवाइड बाई T, टेम्परेचर कितना है 350, तो कितना आ गया ये माइनस 100 डिवाइड बाई 350 आ गया, समझ गए, ये आ गया इसके लिए। अब ये जो अब ये भी तो है, ये भी एक सिस्टम है, इसने क्या इसमें कितना चेंज हुआ, इसमें इसका एंट्रोपी चेंज क्या हुआ, ये भी रिवर्सिबल, भाई रिजर्वायर है, पूरा रिवर्सिबल ही होगा, रिजर्वायर है, ठीक है, कोई चेंज तो होगा नहीं इसमें। तो यहाँ पर कितना एंट्रोपी चेंज हुआ, इसने तो हीट को लिया तो Q डिवाइड बाई टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे 400 केल्विन पे, तो Q डिवाइड बाई 400, ये इसका केस हो गया। और इसका ये भी पूरा रिजर्वायर ही है, हीट सिंक है ये तो, समझ गए, हीट सिंक पूरा, तो रिवर्सिबल माने इसे भी, तो इसमें कितना होगा, इसमें भी 100 माइनस Q डिवाइड बाई 300। एंट्रोपी चेंज आपको पता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस QT होता है, QT फॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। मैं इस सिस्टम की बात करी, इस सिस्टम की बात करी और इस सिस्टम, तीनों की बात करी, ठीक है। फॉर ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर तो कंप्लीट प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ठीक है। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को बनाऊं तो रिवर्सिबल सिस्टम, तो क्या होगा, टोटल एंट्रोपी चेंज की बात करूं मैं तो 0 फॉर ए रिवर्सिबल। तो ये कितना है -100 डिवाइड बाई 350 प्लस ये कितना है Q डिवाइड बाई 400 प्लस ये कितना है 100 माइनस Q डिवाइड बाई 300 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हम निकालेंगे कितना, ये देखो तो ये कितना हो गया, यहाँ से Q निकालो कितना आएगा, -100 डिवाइड बाई 350 प्लस 100 डिवाइड बाई 300 प्लस Q डिवाइड बाई 400 माइनस Q डिवाइड बाई 300, कितना आएगा Q की वैल्यू निकालो,
कितना आ गया 57.14 किलो जूल। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना होगा 57.14 किलो जूल। ठीक है, समझ में आया कुछ? कमेंट करना, नहीं आया समझ में तो मैं और दोबारा समझा देता हूँ। देखो क्या होता है ना, एंट्रोपी, अब आप कहोगे यार ये समझ में नहीं आया, एंट्रोपी कैसे करा, जीरो कैसे हो गया, रिवर्सिबल कैसे हो गया, समझ गए? अब देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कराना है तो भाई अपने ये जो पूरा साइकिल है, ठीक है, ये पूरा जो सिस्टम है, ये तो मेरा सिस्टम हो गया। ठीक है, ये सिस्टम हो गया। अब इसके बाहर जितना है वो सराउंडिंग है, समझ गए? अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं, ये मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम से इस सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हुआ, और इसके बाद जो सराउंडिंग का ये इसका एंट्रोपी चेंज, ये सराउंडिंग हो गया, इसका भी सराउंडिंग हो गया, और ये सिस्टम हो गया। तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। अगर मैं यूनिवर्स डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स की बात करूं, ये सिस्टम हो गया, ये बाहर जितना है सब सराउंडिंग। ठीक है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू जीरो कब होगा? जब हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। ठीक है, जब पूरा क्या कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी नहीं होगी। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते समय ना रिवर्सिबल मानेंगे, क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी इन्वायरमेंट में कहीं है नहीं। आपको कहीं कोई स्टेट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है? प्रोसेस इरिवर्सिबल तभी हो, देखो कोई भी अगर स्टेट है, एंट्रोपी चेंज क्या मतलब? एक स्टेट है कोई, ये कोई दूसरी स्टेट है, ठीक है नहीं? यहाँ पर एंट्रोपी S1 है, यहाँ पर एंट्रोपी S2 है। इन दोनों का एंट्रोपी चेंज S2 माइनस S1 हमेशा रहेगा, S2 माइनस S1 हमेशा रहेगा, जब तक इसमें कुछ चेंज ना हो, कुछ इरिवर्सिबिलिटी। तभी जब तक कोई ये इरिवर्सिबल प्रोसेस तभी तो होगा जब इसका स्टेट चेंज होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, कहीं भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। 400 केल्विन है, 400 केल्विन ही है। टेम्परेचर 400 केल्विन ही है। इंटरनली रिवर्सिबल तो है, वो इंटरनली रिवर्सिबल है, कोई इरिवर्सिबिलिटी दिखाई दे रही है? कोई स्टेट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं पूरे सिस्टम में? सराउंडिंग में हो रहा है, कहीं सिस्टम में हो रहा है, कहीं सराउंडिंग में, यहाँ 300 केल्विन में कहीं हो रहा है चेंज। एंट्रोपी ट्रांसफर ही तो हो रही है, एंट्रोपी कहीं जनरेशन तो जनरेट हो रही है कहीं। एंट्रोपी जनरेट कब होती है? ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी कब होती है? यहाँ पर एंट्रोपी ट्रांसफर ही हो रहा है। एंट्रोपी ट्रांसफर मतलब एंट्रोपी ट्रांसफर कब होता है? जब हीट ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर हो रहा है, देखो यहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ एंट्रोपी ट्रांसफर हो रही है थ्रू द सिस्टम। एंट्रोपी जनरेट कब होती है? जब कहीं पूरे सिस्टम में या सराउंडिंग में इरिवर्सिबिलिटी हो। इरिवर्सिबिलिटी कैसे कब आती है? जब मेरी मिक्सिंग हो रही हो, ठीक है? और क्या कहते हैं, ड्यू टू अब देखो ये तो बात है कि अगर कोई फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस रहता है ना, तो समझ लो प्रोसेस इरिवर्सिबल है। ड्यू टू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस प्रोसेस इरिवर्सिबल रहता है। पर हमको क्या कहना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालना है, तो भाई हमको प्रोसेस रिवर्सिबल लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, एग्जम्पशन लेना पड़ेगा ये सब चीज़ें कि हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल है, तभी हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कितना उसने ट्रांसफ़र किया तभी निकाल पाएंगे, मतलब नहीं निकाल पाओगे। समझ गए? तो ये कुछ एजम्पशन हमें लेने पड़ते हैं। क्वेश्चन इरिवर्सिबिलिटी से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। इरिवर्सिबिलिटी हमने कह दिया, हमें कॉन्सेप्ट तो पता है, पर हमने कह दिया कि इरिवर्सिबल है, पर आपको क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होगा। या कुछ चीज़ हमको दे कि हाँ इसकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी हो रही है, कैलकुलेशन में क्वेश्चन में देना चाहिए कि हाँ यहाँ इसकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी होगी, उसकी वैल्यू दे वो इन्वायरमेंट, ये जो यहाँ पर जो बाहर से इन्वायरमेंट है इसका टेम्परेचर दे, तब हम निकालेंगे उसके हिसाब से। पर यहाँ पर दे नहीं रखा उसने, तो हमको इरिवर्सिबल मानना पड़ेगा और हमको ऐसे लेना पड़ेगा कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमको जीरो माननी पड़ेगी।
ठीक है, ग्रेटर देन 0 का पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल ही मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 2008 में आया था गेट के। ठीक है, तो कह रहा है कि एक साइक्लिक ऑपरेट्स बिटवीन 3 थर्मल रिजर्वायर। ठीक है, 3 थर्मल रिजर्वायर है, एक ये, और ये साइक्लिक डिवाइस है कोई जो ऑपरेट कर रही है इन तीन थर्मल रिजर्वायर के बीच में। हीट इज ट्रांसफर टू और फ्रॉम द साइक्लिक डिवाइस। देखो यहाँ से हीट ट्रांसफर हुआ, यहाँ से हीट साइक्लिक डिवाइस को ट्रांसफर हुआ, इन हुआ, यहाँ से इन हुआ, पर यहाँ से आउट हो रहा है। ठीक है, इट इज अज्यूम दैट हीट ट्रांसफर बिटवीन ईच थर्मल रिजर्वायर एंड द साइक्लिक डिवाइस टेक्स प्लेस अक्रॉस नेग्लिजिबल टेम्परेचर डिफरेंस। समझे? ये कह रहा है कि इट इज अज्यूम करना है कि ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन ईच थर्मल रिजर्वायर, यहाँ और इस थर्मल रिजर्वायर और इस साइक्लिक के डिवाइस में नेग्लिजिबल टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस नेग्लिजिबल है। अगर इसका 1000 केल्विन है तो इसका भी 999.9999 कुछ होगा, तो अक्रॉस नेग्लिजिबल टेम्परेचर डिफरेंस रहते हुए हीट ट्रांसफर हो रहा है। समझ गए? इंटरेक्शन बिटवीन द साइक्लिक डिवाइस and the respective thermal reservoir that are shown in figure all in the form of heat transfer। केवल साइक्लिक डिवाइस और जो थर्मल रिजर्वायर है इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो केवल इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है और कोई दूसरा फॉर्म नहीं है। समझे? तो अब उसने हमसे क्या पूछा है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है कि जो साइक्लिक डिवाइस है कैन बी हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, रिवर्सिबल हीट इंजन हो सकता है, या रिवर्सिबल हीट पंप, या रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर हो सकता है, या इरिवर्सिबल हीट इंजन हो सकता है, या इरिवर्सिबल हीट पंप, या इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। क्या हो सकता है? आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है? देखो यहाँ पर इसने क्या कहा ना, देखो सबसे पहले ये इन 2 थर्मल रिजर्वायर से तो हीट सप्लाई हो रहा है पर यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। अब हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर आराम से पहचान सकते हो। कैसे पहचान सकते हो? देखो हीट इंजन अगर होगा तो उसमें हीट इंजन क्या है? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, वर्क प्रोड्यूस करती है। और हीट पंप और रेफ्रिजरेटर क्या है? वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, वर्क कंज्यूम करते हैं तभी तो उनका काम होता है। हीट पंप भी वर्क कंज्यूम करता है और रेफ्रिजरेटर भी वर्क कंज्यूम करता है, पर हीट इंजन क्या करता है? वर्क प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस रिजर्वायर की मैं अगर बात करूँ, ये वाले की, अगर मैं देखो यहाँ पर क्या हीट, ये थर्मल रिजर्वायर और इस साइकिल के बीच ये क्या कर रहा है? 100 किलो जूल की हीट इसको दे रहा है। ये क्या कर रहा है? 50 किलो जूल की हीट इसको दे रहा है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? रिजेक्शन हो रहा है। कितना? 60 किलो जूल। कहाँ? 300 केल्विन में। ठीक है, तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी तो कंजर्व है, एनर्जी जितनी आउट होगी सिस्टम में, ये मेरा सिस्टम है, मान लो ये जो साइक्लिक डिवाइस है ये मेरा सिस्टम है। ठीक है, जितनी एनर्जी इन होगी उतनी ही आउट होगी। तो यहाँ पर इन क्या क्या हो रही है? 100 किलो जूल हो रही है, 50 किलो जूल हो रही है, मतलब 150 किलो जूल तो एनर्जी इन हो रही है। और आउट क्या हो रही है? 60 किलो जूल। अब 60 किलो जूल हीट आउट हो रही है, तो अब इसमें 60 किलो जूल आउट हो रही है तो बची कितनी? 90 किलो जूल। तो 90 किलो जूल का क्या हो रहा है भाई? 90 किलो जूल क्या हो रहा है? वर्क प्रोड्यूसिंग में आ रही है। ठीक है, वर्क प्रोड्यूस कर रही है।
समझ गए? केवल इन हीट रिजर्वायर से ही हीट ट्रांसफर जो इंटरेक्शन है वो हीट ट्रांसफर के फॉर्म में है। बाकी जो 90 किलो जूल है वो वर्क प्रोड्यूस हो रही है। मतलब ये तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हीट इंजन है। एक तो ये हीट इंजन है। अब ये पता करना है कि ये रिवर्सिबल हीट इंजन है या इरिवर्सिबल हीट इंजन है। वो कैसे पता करोगे कि ये जो डिवाइस है, ये जो सिस्टम है, ये रिवर्सिबल साइकिल है या इरिवर्सिबल साइकिल फॉलो कर रहा है। साइक्लिक डिवाइस जो है ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या कहती है? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू ओवर टी लेस देन इक्वल टू 0। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू ओवर टी लेस देन इक्वल टू 0। समझ गए? अगर तो हम क्या करेंगे, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू ओवर टी लगाएंगे। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन मतलब ये जो साइक्लिक डिवाइस है ना, इस पे लगाएंगे, ठीक है। तो डेल क्यू ओवर टी इस थर्मल रिजर्वायर से कितना हीट आ रहा है, 100 किलो जूल इन कर रहा है, इन। और जब भी हीट हम ऐड करते हैं सिस्टम में, पॉजिटिव लेते हैं। और टेम्परेचर कितना है, 1000, क्योंकि 1000 केल्विन से तो आ रहा है नहीं। और इस वाले से प्लस 50 किलो जूल आ रहा है। कितना टेम्परेचर, 500। समझ गए? और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से तो आउट हो रहा है, मतलब रिजेक्ट हो रहा है, मतलब माइनस। तो -60 कहाँ हो रहा है, 300 पे। तो देखो कितना आ गया, 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/5, 1/10 1/10 टू 1/5, तो ये कितना आ गया, 0। तो मतलब साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी कितना आ गया, 0। और साइक्लिक अगर इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई टी अगर 0 आता है तो वो जो साइकिल है वो रिवर्सिबल साइकिल है। समझ गए? तो जो ये डिवाइस है, ये रिवर्सिबल डिवाइस है, रिवर्सिबल साइक्लिक फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिवर्सिबल हीट इंजन है। समझ गए? कौन सा, किस टाइप का हीट इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन है। देखो यहाँ पर एक टर्म था, क्या दे रखा है इसने, देखो एक लाइन का मतलब समझ जाओ। इट इज अज्यूम दैट हीट ट्रांसफर बिटवीन ईच थर्मल रिजर्वायर एंड साइक्लिक डिवाइस टेक्स प्लेस अक्रॉस नेग्लिजिबल टेम्परेचर डिफरेंस। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साइक्लिक डिवाइस है और जो थर्मल रिजर्वायर है, इसके बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर हो रहा है। रिवर्सिबली हीट ट्रांसफर हो रहा है, कोई इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। मतलब कि कोई भी एंट्रोपी, मतलब कि यहाँ पर कोई भी जो एंट्रोपी, जो हम कहते हैं ना एंट्रोपी ट्रांसफर इज इक्वल टू, हम कहते हैं ना चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, तो एंट्रोपी ट्रांसफर प्लस जनरेशन। तो यहाँ पर जो रिवर्सिबली हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर। समझ गए? अभी तो आप ये ना यहाँ पर चीज़ें समझोगे नहीं, क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से समझाएंगे। कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को, फिर नहीं कमेंट करना, ठीक है।